चलिए आज हम लोग जो है मौर्य वंश को पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ में थोड़ा सा हम लोग जो है महाजनपद को भी आज कवर करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि कल जो लेक्चर हुआ था वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया था, तो दोनों को हम लोग जो है सो देखेंगे, ठीक है। लेकिन पहले मौर्य वंश को हम लोग देख लेते हैं। मौर्य वंश की अगर हम बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। कब स्थापना किया था? 322 ईस्वी पूर्व में। किसको हरा करके? धनानंद को। धनानंद किस वंश का शासक था? नंद वंश। ओके। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ना। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है? विशाख दत्त के ग्रंथ में जो है सो किया गया है। बहुत बढ़िया। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। देखिए एक्चुअली राजदूत बन के नहीं आया था। सेल्यूकस निकेटर ने जब अपनी बेटी हेलेना का विवाह कर दिया था किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। तो देखिएगा जनरली होता क्या है ना कि जब विवाह होता है लड़की का, तो लड़की के साथ एगो लड़की की छोटकी बहन चाहे छोटका भाई माने एगो झुंझुना साथ में जाता है कि पता नहीं पहला दिन दुख देने लगे सास, समझे। तो उसी तरह से सेल्यूकस निकेटर जो है यह भी भेजा था किसको? मेगास्थनीज को अपना राजदूत बना करके। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया है? सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त को ही कहा जाता है। इस बात का पहचान किसने किया था? विल्सन जोन्स ने किया था। विल्सन जोन्स, उसके द्वारा यह खोजा गया था कि सेंड्रोकोटस शब्द मिला कहाँ पे है? तो अभिलेखों में। तो अभिलेखों में सेंड्रोकोटस शब्द जो इस्तेमाल किया गया है वह किसके लिए किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ब्राह्मी लिपि जेम्स प्रिंसेप ने। नहीं, जेम्स प्रिंसेप ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। ब्राह्मी लिपि जो है ना, इसी का अपडेटेड वर्जन जो है वह आपको देवनागरी लिपि है, ठीक है। सामान्य तौर पे ब्राह्मी लिपि जो थी उसमें बहुत सारी भाषाएं हमको देखने को मिलती हैं, जैसे वो दक्षिण भारत का तमिल तेलुगु हो जाए, अपने इधर का हिंदी हो जाए, टूटा फूटा मैथिली या प्राकृतिक भाषा हो जाए या फिर पाली भाषा हो जाए, ये सभी ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत ही आते थे। और अशोक के भारत में जितने भी अभिलेख मिले हैं सब किस लिपि में मिले हैं? ब्राह्मी लिपि में। कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या बताता है? राजनीति के बारे में बताता है। किसके राजनीति के बारे में? मौर्य वंश के राजनीति के बारे में। किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? बिंदुसार के शासनकाल में। बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी जो बना वह बिंदुसार बना था। किसने सिंह विष्णु, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? अशोक ने किया था। एक्चुअली करुणा शुरुआत में नहीं था, बाद में उसमें करुणा आया। कब? किस युद्ध के बाद? कलिंग युद्ध के बाद उसमें करुणा दया भाव जो है सो आया था। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि को सीता कहा जाता था, माने जमीन को सीता के नाम से हम लोग जानते थे। और एक्चुअली सीता जी का नाम सीता इसीलिए पड़ा था क्योंकि जमीन की खुदाई के दौरान जो है सो उनकी उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। राजा जनक जो है हल चला रहे थे और उसी हल चलाने के दौरान जमीन से निकली थी, इसलिए उनका नाम सीता पड़ गया। क्योंकि जमीन का नाम, जमीन को राजकीय भूमि जिसपे कृषि की जाती हो, खेती की जाती हो, उसको हम लोग सीता कहते हैं। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त के नाम से। भाग और बलि क्या थे? राजस्व प्राप्ति के स्रोत, यानी कि राजा को जो राजस्व की प्राप्ति होती थी, जो कर मिलता था, उसको क्या कहा जाता था? बलि या भाग कहा जाता था। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है? क्या प्रमाण है इसका? उसका नाम जो है देवा नाम प्रिय। हाँ, उसका जो नाम है वह इस बात का प्रमाण है कि उसने जो है सो राजधर्म बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद भी हिंदू धर्म को नहीं छोड़ा था। मतलब सीधा सीधा समझिए कि सहिष्णु शासक था, यानी सभी धर्मों को प्रायोरिटी देने वाला शासक था यह। अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? अलेक्जेंडर किसको कहते हैं? सिकंदर को। सिकंदर को ही हम लोग अलेक्जेंडर के नाम से जानते हैं। 326 ईस्वी पूर्व में किया था।
सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। सारनाथ स्तंभ किस राज्य में है? सारनाथ स्तंभ बिहार में कैसे आ जाएगा? उत्तर प्रदेश में है। बिहार में आपको अशोक, अरे सारनाथ स्तंभ उसी को अशोक स्तंभ भी कहते हैं। बिहार में जो है आपको कहाँ कहाँ पे है? 3 जगह पर है। लौरिया, नंदनगढ़, लौरिया, अरेराज और रामपुरवा, 3 जगहों पर जो है सो देखने को मिलता है। अगला, अशोक का रूमीदेई अभिलेख संबंधित है किससे? रूमीदेई। अशोक का रूमीदेई स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है? रूमीदेई। अशोक महात्मा बुद्ध के जन्म से, ठीक है। रूमीदेई अभिलेख जो है यह 13वां अभिलेख भी माना जाता है और इसमें महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित और लुम्बिनी को टैक्स फ्री करने की जानकारी जो है इस अभिलेख से प्राप्त होती है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ था। अच्छा, बृहद्रथ नाम का व्यक्ति जो था वही मगध का संस्थापक भी था, ठीक है। मगध साम्राज्य का संस्थापक भी था, लेकिन दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पण था। पण अभी के टाइम में रुपया है। अच्छा, आपसे अगर पूछ दिया जाए कि रुपया नाम से मुद्रा चलाने वाला पहला शासक कौन था, क्या बताइएगा? शेर शाह सूरी, उसने रुपया नाम से पहली बार सिक्का चलाया था। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का कुणाल था। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त हैं। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी भी था? अशोक था। कौटिल्य या चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? बौद्ध धर्म को। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद किया था? चाणक्य ने किया था। सांची किस काल की कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची जो है, सांची स्तूप, वह किस काल से संबंधित है? मौर्य काल। और किसके बारे में है? महात्मा बुद्ध के बारे में, यानी कि बौद्ध काल भी इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। अब वहां पे आप देख लीजिएगा कि ऑप्शन क्या दे रहा है। मौर्य काल देगा तो मौर्य होगा, बौद्ध देगा तो बौद्ध होगा। अगला, सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कारुवाकी ना, कारुवाकी, नाग देवी, ये जो है सो अशोक की पत्नियां थी। कारुवाकी। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला में। 2 विद्रोह हुआ था बिंदुसार के समय में, जिसको दबाने के लिए पहले सुशील को और बाद में अशोक को भेजा गया। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीति पर डाला गया है। बहुत बढ़िया। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपनी राजधानी मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य ने जरूर बनाया था, लेकिन पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी बनाने वाला शासक अगर पूछ दिया जाए तो कौन था? उदयीन था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, अच्छा उसका नाम बता पाइएगा क्या? राजप्रसाद, ठीक है। राम प्रसाद जो था वह हाथी का नाम था। किसके हाथी का? किसके हाथी का? महाराणा प्रताप के हाथी का। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद, और ये लकड़ी का महल जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था इसका नाम राजप्रसाद। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीवकों ने किया था, ठीक है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वह कौन सा स्तंभ है? भाब्रू स्तंभ। हाँ, भाब्रू स्तंभ जो है उसमें अशोक ने खुद को सम्राट बताया है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश की स्थापना हुई थी? मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला था। मौर्य काल में क्या, गुप्त काल से पहले तक शिक्षा का प्रमुख केंद्र तक्षशिला ही रहा है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है
पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन। कौन सा किताब? तो वही स्रोत कौन सा है? इंडिका है। और पाटलिपुत्रा को इसने पाली ब्रोथा कहा था। पाली ब्रोथा, ब्रोथा माने बोलने वाला, पाली माने पाली भाषा, यानी कि वैसा जगह जहाँ के लोग पाली बोलते थे। यही कारण है ना कि महावीर स्वामी ने अपना प्रचार प्रसार कहाँ किया था? वैशाली में, पावापुरी में और आपका पाटलिपुत्र के क्षेत्र में। तो उन्होंने पाली भाषा का इस्तेमाल किया था। अब मान लीजिए कि हम आपको जो है सो पढ़ाने आए हैं, आपको हम चाइनीज में पढ़ा के चल जाएं तो आपको कुछ समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा आपको। यानी कि समझाने का मतलब है कि कम्युनिकेशन स्किल वैसा हो कि जो हम दोनों को पता हो। नहीं तो अब महावीर स्वामी अपना ज्ञान बांटना चाह रहे थे और सबको उर्दू में सब पढ़ा के चल जाते। हालांकि उस समय उर्दू की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, तो फारसी में पढ़ा करके चल जाते तो दिक्कत हो जाता। नहीं, कोई समझता ही नहीं, जिसके कारण उन्होंने उस क्षेत्र का जो भाषा था पाली, उसका इस्तेमाल किया था। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है? मगधी भाषा का, ठीक है, प्रयोग किया है। मगधी भाषा, इसी को आप ब्राह्मी लिपि कहते हैं, ब्राह्मी लिपि या मगधी भाषा। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राकृत भाषा, ठीक है। उत्तराखंड में अशोक का एक अभिलेख स्थित है, कहां पर? उत्तराखंड में कहां पर? कालसी में, कालसी ये जगह है जहां पर इसके स्तंभ अभिलिखित है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 ईस्वी पूर्व में। गिरनार क्षेत्र में झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। और आगे जब आप पढ़िएगा तो उस समय पुष्यभूति जो है वह इसका जीर्णोद्धार करवाएगा ना। इसके अलावा स्कंदगुप्त जो है वह भी इसका जीर्णोद्धार करवाएगा। यानी कि मान लीजिए कि पोखरा है तो धीरे धीरे क्या होगा, वो खत्म होता जाएगा, तो उसको फिर से जो है सो ठीक कराना, रिपेयर करवाना। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में देखने को मिलता है? शिलालेख 13वें में देखने को मिलता है। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसका वचन है या किसका वाक्य है? मेगास्थनीज का। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष, ठीक है, गूढ़ पुरुष कहा जाता था। अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? तुरमय मिस्र का राजा था। तुरमय नाम का व्यक्ति जो था वो मिस्र का राजा था, जो अशोक के समकालीन था। देखिए, समकालीन का मतलब हुआ कि एक ही टाइम पे दो अलग अलग क्षेत्रों, दो अलग अलग देशों के राजा एक दूसरे के समकालीन होंगे। जैसे वर्तमान टाइम में प्रधानमंत्री की बात की जाए तो मोदी जी अमेरिका के जो बाइडेन के समकालीन है? नहीं, मोदी जी अमेरिका के जो बाइडेन से पहले कौन था राष्ट्रपति वहां का? डोनाल्ड ट्रंप, उसके भी समकालीन रहे थे। अगर ब्रिटेन की बात की जाए तो ब्रिटेन के कौन है? ऋषि सुनक, उनके उस प्रधानमंत्री के समकालीन मोदी जी हो गए ना। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? अर्थशास्त्र में किया गया है। जबकि ऋग्वेद जो है या वेद जो है वह आर्यों को बेहतर शासक मतलब बेहतर व्यक्ति बताते हैं, उच्च कुल के व्यक्ति बताते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र उनको शूद्र कुल का बताता है। किस अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? जूनागढ़ अभिलेख। किसने बनवाया था? रुद्रदामन ने बनवाया था। किस अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त, वही सवाल है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15 अधिकरणों में, यानी कि उसके कुल 15 भाग हैं अर्थशास्त्र के। अशोक के जो अभिलेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उसमें शामिल है कौन कौन सा अभिलेख? तो दूसरा और 13वां, ये दोनों अभिलेख हमको संगम वंश के बारे में, संगम वंश यानी कि दक्षिण भारत के वंशों के बारे में हमको बताते हैं, ठीक है। मौर्य समय के कुछ शब्दावलियां हैं, उनका मतलब क्या होता है मैं बोल रहा हूं, बस आप सुनिएगा। मंत्रीगण का मतलब होता है प्रधानमंत्री। पुरोहित का मतलब उस समय भी पुरोहित, आज भी पुरोहित। जैसे आपके यहाँ पंडित जी जो आते हैं उनको आप लोग क्या कहते हैं? पुरोहित कहते थे।
सेनापति सेनाध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। युवराज राजा का उत्तराधिकारी। सन्निधाता राजकीय कोष का अध्यक्ष जो होता था उसको सन्निधाता कहा जाता था। समाहर्ता कर का संग्रह करने वाला। द्वारिक राज दरबार सीमा तथा अन्य राजकीय द्वारों का रक्षक जो होता था उसको द्वारिक कहा जाता था। अंतर्वेदी अंतःपुर का अध्यक्ष होता था। मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था। अन्नपाल अन्नों के उत्पादन एवं संरक्षण विभाग का प्रमुख होता था। कर्मांतिक उद्योग एवं कारखानों का प्रमुख होता था। बहुत सारा है, उतना फोकस हम लोग नहीं करेंगे। कुछ स्तंभ लेख हैं या कुछ लेख हैं जो अलग अलग स्थानों से मिले हैं, उनको मैं एक बार नाम बोलता हूँ, सुन लीजिए या फिर आप बताइए। प्रयाग स्तंभ लेख कहाँ से मिला है? प्रयाग से, इलाहाबाद से मिला है, जिसका नाम वर्तमान में क्या है? प्रयागराज। दिल्ली टोपरा का अभिलेख दिल्ली से मिला है। दिल्ली मेरठ का अभिलेख दिल्ली से मिला है, दिल्ली से मिला है। रामपुरवा अभिलेख पश्चिमी चंपारण बिहार से। लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख पश्चिमी चंपारण बिहार से। लौरिया औरेराज अभिलेख पश्चिमी चंपारण बिहार से। अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? युद्ध नीति छोड़ करके और धम्म नीति अपना लिया था, यानी भेरी घोष का त्याग कर धम्म नीति को अपना लिया था। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? अशोक ने किया था। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। अशोक के मनसेहरा, ये पाकिस्तान में पड़ता है, एवं शहबाजगढ़ी, ये भी पाकिस्तान में है, बृहत अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? सिंपल सी बात है कि जो पाकिस्तान के हमको अभिलेख मिले हैं उसमें खरोष्ठी लिपि मिला है। भारत में कोई भी अभिलेख होगा ब्राह्मी लिपि होगा। इसके अलावा अगर चलिए पाकिस्तान में तो वहाँ पे अरमाइक और ग्रीक लिपि का प्रयोग हुआ है। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? हाँ, जूनागढ़ अभिलेख में। सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले व्यक्ति जेम्स प्रीथेम। कई एक बार बहुत सारे एग्जाम में ये सवाल आपसे पूछे गए हैं। हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ये मौर्य वंश से संबंधित सारे थे कहानी। हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं महाजनपद को भी, ठीक है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। अगर हम बात करें किसकी, तो महाजनपद की, तो इसकी जानकारी हमको मिलती कहाँ से है? बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, इस दोनों से हमको जानकारी मिलती है। प्राचीन काल में भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा किया गया था। हेलोडोरियस, अच्छा ये दूसरा है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंती। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईस्वी पूर्व। हर्यक वंश के किस शासक को कुणी कहा जाता है? अजातशत्रु। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक, उदयन ने। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? काहे हुई थी? मलेरिया से। सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने पड़ाव डाला था? झेलम नदी। किस प्रकार का मृदभांड यानी कि पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीयकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? तो काले, उत्तरी काले मृदभांड जो है वो आपको इस समय का माना जाता है। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध। राजगृह या गिरिव्रज। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मत्स्य महाजनपद स्थित था। कहां पर? मत्स्य, राजस्थान में। विराट इसकी राजधानी हुआ करती थी। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी में हुआ था? सॉरी, किस सदी में हुआ था? 6ठी शताब्दी में। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? राजवंश पूछा जा रहा है, शासक थोड़े पूछा जा रहा है। नंद वंश का। मैंने थोड़ा दिमाग को स्थिर रखिए, सवाल क्या है, सवाल के ऊपर आंसर करिए। ईस्वी पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर कौन सा था? मगध था। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब शुरू हुआ?
600 ईस्वी पूर्व में शुरू हुआ था। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से ही एक नहर खोदा गया था। कहाँ? कलिंग में। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधिकार में ले लिया था, डेरियस था। हाँ, डेरियस प्रथम। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु होगा ना। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवियों के द्वारा। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? शिशुनाग ने। अजातशत्रु किस वंश का था? हर्यक वंश का। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेख प्रमाणित है, कहाँ का है? राजा नंद का उल्लेख कौन सा अभिलेख करता है? राजा नंद कौन था? जिस समय अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, उस समय कलिंग का शासक राजा नंद ही था। ठीक है। आपसे पूछा जाए किस अभिलेख में हमको ये जानकारी प्राप्त होती है, तो हाथी गुफा अभिलेख किसने बनवाया था? खारवेल ने बनवाया था। मगध की कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? महापद्मनंद। इसका मतलब होता है द्वितीय परशुराम। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में से संबंधित थे? बिंबिसार के दरबार से। 16 महाजनपदों की जानकारी कहां से मिलती है? अगुंतर निकाय और भगवती सूत्र से। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था? पोरस था ना, उसी को हम लोग पुरु के नाम से भी जानते हैं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन द्वारा। अभी पीछे हम चर्चा किए थे। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के 3 दीवारों पर किसके अभिलेख मिलते हैं? अशोक के। बराबर में 4 अलग अलग गुफाएं थी, नाम? कर्ज, चौपार, सुदास और विश्व झोपड़ी। चलिए, कल का जो टॉपिक होगा वह मौर्योत्तर काल होगा। ठीक है, यानी कि मौर्य काल के बाद जो राजवंश आते हैं उन कालों को आप पढ़ करके आइएगा, स्टडी करके आइएगा। यहाँ पे हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा एक और टॉपिक होगा जिसको हम लोग संगम वंश के नाम से जानते हैं। संगम वंश यानी दक्षिण भारत का इतिहास और मौर्योत्तर काल के इतिहास, इस 2 टॉपिक से आपके कल के सवाल होंगे। ठीक है, आप निश्चित रूप से पढ़ के आइए और 8 बजे हम लोग जो है सो लाइव में मिलेंगे हर रोज कंटिन्यू। धन्यवाद, शुक्रिया।